हेलो दोस्तों, होप यू आर डूइंग वेल। आज के सेशन में देखेंगे वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम आपको एज एन डेवऑप्स इंजीनियर बेसिक नॉलेज उसका होना चाहिए। जनरली ये यूज़ होता है डेवलपर्स के थ्रू, क्योंकि डेवलपर्स को अपना कोड डालना होता है किसी कंटेनर में या फिर किसी रेपोजिटरी में। तो वो इसका यूज़ करते हैं वर्जन कंट्रोल सिस्टम का। आपको इंटरव्यूअर पूछ सकता है या आपको बेसिक नॉलेज तो इसकी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप भी काम करेंगे तो थोड़ा बहुत ब्रांच क्रिएशंस और ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो आज हम इसको क्लियर करते हैं कैसे, विद डेमो। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी कंपनीज हैं इसकी, जो काफ़ी मार्केट में उनका नाम है। सबसे पहले गिटहब, जो एक इनका खुद का गिटहब है, जिसे जो अभी रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट ने ओन किया है। तो वो गिटहब हो गया एक। दूसरा बिट बकेट है जो काफ़ी यूज़ होता है। तीसरा एज्योर का खुद का रेपो है, जिसको एज्योर रेपो कहते हैं। ये सब चीज़ें अपन देखेंगे। और ए डब्ल्यू एस का भी है। ए डब्ल्यू एस का कोड कमिट करके एक है रेपोजिटरी। वर्जन कंट्रोल सिस्टम मैनेजमेंट है उनका खुद के पास। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्स प्रोवाइडर्स हैं जो हमें प्रोवाइड करते हैं वर्जन कंट्रोल सिस्टम। तो आज देखते हैं ये वर्जन कंट्रोल सिस्टम का जो पार्ट है व्हाट इज। इसमें सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज गिट। बेसिकली वर्जन कंट्रोल सिस्टम में दो चीज़ें होती हैं। इस डेफिनेशंस को पढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ। एक होता है सेंट्रलाइज वर्जन सिस्टम, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन सिस्टम। तो सेंट्रलाइज वर्जन सिस्टम होता है, उसमें आपको क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। तो सेंट्रलाइज में हमेशा ध्यान रखिए कि आपका ये ए और बी सिस्टम्स हैं, लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर है। आप सीधा सर्वर से बात करेंगे, आप सीधा सर्वर से अपडेट करेंगे और सीधा सर्वर में ही उसको डिप्लॉय, मतलब सर्वर में ही कमिट कर रहे हैं, सर्वर को अपडेट कर रहे हैं। मतलब डायरेक्ट आप सर्वर से कनेक्टेड हैं, आप सर्वर से ही बात कर रहे हैं और सर्वर से अपडेट कर रहे हैं। आपके पास कोई अपने सिस्टम में लोकल कॉपी नहीं है। तो सेंट्रलाइज में अगर आपसे एग्जांपल पूछे तो टीम फाउंडेशन सर्विस, टीएफसी एक इसका एग्जांपल है। एसवीएन एक इसका एग्जांपल है, बहुत पहले यूज होता था। अब जितने भी मैंने प्रोजेक्ट देखे हैं रिसेंटली 5 ईयर्स में, वो सब डिस्ट्रीब्यूटेड यूज करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या मतलब है? डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ये सर्वर, ये सर्वर आपका मतलब रहता है क्लाउड पर है, ये सर्वर आपका। इसके बाद ये जो बी है ये आपका लोकल सिस्टम है, बट आपके पास एक लोकल कॉपी भी रहेगी पूरी। आप उसके अंदर पूरा सब कुछ, कमिट हिस्ट्री सब कुछ आपके पास होगा, मतलब आप लोकल भी रहेगा आपका। अब आपको समझना है तो आप सिंपल से ऐसे मैं समझा सकता हूँ, जैसे हमारा जो कोड है, सपोज वो गिटहब पे पड़ा है, आपने एक रेपोजिटरी क्लाउड पे बना दी, उसमें एक कोड डला हुआ है, सिंपल सी हेलो फाइल डली हुई है। अब आप जब भी उसको गिट, कुछ कमांड्स हैं जो आगे बताऊंगा, आप जब उसको करेंगे तो वो आपके पास लोकल भी आ जाएगा। लोकल जब आ जाता है तो अब आप लोकली उसमें कुछ भी कर सकते हैं। जब आप पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाएंगे, हाँ मेरा कोड रेडी है, तो वो एक स्टेजिंग स्टेज पे पहुंचता है। तो वो जब आप उसको बिल्कुल स्टेजिंग स्टेज पे पहुंचा देंगे, वो ये स्टेज होती है जब आप सर्वर रेपोजिटरी, खुद के सर्वर की रेपोजिटरी हो जाती है आपकी। तो जब आप यहाँ पे उसको पहुंचते हो, स्टेजिंग स्टेज पे पहुंचा देते हो, तो फिर आप उसको पुल और पुश कर सकते हो आपके क्लाउड या फिर रिमोट रेपोजिटरीज पे। तो मेन डिफरेंस यही है। सेंट्रलाइज में आपके पास लोकल सर्वर या लोकल रेपोजिटरी जैसा कुछ नहीं होता, आप सीधा सर्वर से कनेक्ट रहते हैं, आप वहीं डेटा भेजते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटेड में आप लोकली भी आपके पास कॉपी रहती है। बस अगर आप किसी को इतना भी समझाते हैं तो उन्हें समझ में आ जाएगा, आपको पता है सेंट्रलाइज और डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। गिट इज अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम फॉर ट्रैकिंग चेंजेस इन कंप्यूटर फाइल्स। जो भी आपका चेंजेस होंगे कंप्यूटर फाइल्स में, वो सारे आपको वर्जन कंट्रोल सिस्टम के थ्रू दिख जाएंगे। इट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग वर्क अमॉन्ग सेवरल पीपल इन अ प्रोजेक्ट एंड ट्रैक प्रोग्रेस ओवर टीम। ये भी एक अच्छा पॉइंट है। अब हमारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में एक जना तो काम नहीं करता। टीम 15 मेंबर्स की, 20 मेंबर्स की हो सकती है और ज़्यादा की भी हो सकती है, डिपेंड करता है। तो सब अपनी अपनी फंक्शनैलिटीज़ को ब्रेक कर लेते हैं, या फिर एक फंक्शनैलिटीज़ को डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज में ब्रेक कर लेते हैं। अब हर स्टोरीज पे अपने अपने डेवलपर्स अपना अपना काम करते हैं। तो जब वो काम करते हैं, सपोज देखिए यहाँ पे ए और बी दो डेवलपर हो गए, तो ए अपना फंक्शनैलिटी पे काम कर रहा है, बी अपना फंक्शनैलिटी पे काम कर रहा है। अब वो उन्होंने अपना जो भी फंक्शनैलिटी कंप्लीट हो गई, अपने लोकल पे सब चीज़ डाल दी, लोकल पे चेक कर लिया। अब नाउ ही इज रेडी और शी इज रेडी टू पुश दिस टू द सर्वर। तो यहाँ से एक फंक्शनैलिटी पुश हो गई, यहाँ से एक फंक्शनैलिटी पुश हो गई। एग्जाम्पल के लिए
लॉगिंग फंक्शनैलिटी थी, तो लॉगिन वाला ए कर रहा था, साइन अप वाला बी कर रहा था, दोनों ने मिलके काम किया, एक हफ्ते बाद अपना कोड पुश कर दिया। अब आपके पास सर्वर पे पूरी साइन अप और लॉगिन की फंक्शनैलिटी कंप्लीट हो गई। तो इस तरह से काम होता है, दोनों ने अपना सेपरेट काम किया, काम भी जल्दी हो गया और एक हफ्ते में ही दोनों चीज हो गई। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड का फायदा है, और इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है गिट। गिट डिस्ट्रीब्यूटेड ही है, और सेंट्रलाइज मैंने आपको बता ही दिया। अब इसको आगे देखते हैं। अनलाइक द सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम, गिट ब्रांचेस कैन बी इजीली मर्ज हो जाती हैं आपस में। A new branch is created every time a developer wants to start working on something. जब लोकली किसी को भी कुछ काम करना होता है तो अपनी ब्रांच क्रिएट कर लेता है। जैसे आपको मैंने अभी एग्जांपल दिया, ए लॉगिन पे काम कर रहा था, बी साइन अप पे काम कर रहा था। तो लॉगिन के उसने क्या किया, डेवलपर ने, देखिए इस तरह से वो ब्रांच क्रिएट कर लेगा, लॉगिन ब्रांच और ये साइन अप ब्रांच। मतलब हर बार वो अपने लोकल सिस्टम पे एक एक ब्रांच क्रिएट कर लेगा, उसमें पूरा काम कर लेगा, उस ब्रांच को वो फिर जैसे डेवलप ब्रांच होगी उसमें मर्ज कर देगा, और ये वाला भी उसमें डेवलप ब्रांच में मर्ज कर देगा। तो दोनों ने सेपरेट अपना अपना काम किया और फाइनली मर्ज कर दिया डेवलप ब्रांच में। तो डेवलप ब्रांच हमारी रेपोजिटरी पे आ गई। अब ये नहीं, यहाँ पे हम इसकी लॉगिन ब्रांच भी देख रहे हैं और इसका साइन अप ब्रांच भी देख रहे हैं, या वाइस वर्सा जो भी। तो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस नहीं देखेंगे, हमें डेवलप से मतलब है। डेवलप में आप कोड डालते जाओ, हम डेवलप देखते जाएंगे, और वो अपने हिसाब से अपनी ब्रांच काटते रहेंगे और अपना काम करके उसमें मर्ज करते रहेंगे। तो इस तरह से पूरा प्रोसेस चलता है। टू दिस इंश्योर दैट द मास्टर ब्रांच ऑलवेज हैज अ प्रोडक्शन क्वालिटी कोड। वो आप जब कोडिंग करेंगे और अपने सारे मेजर्स ध्यान रखेंगे, वर्नरेबिलिटीज और ये सब इश्यूज नहीं करेंगे, तो प्रोडक्शन लेवल हाई क्वालिटी कोड आप डिलीवर कर देंगे। उसके लिए भी टूल है सोनार क्लाउड, जो आगे मैं आपको डेमो के साथ दिखाऊंगा, जिसमें हम आराम से चेक कर सकते हैं कोई कोड रिपीटिव तो नहीं है, टेस्ट केसेस पास हुए या नहीं हुए, वो सब हम देखेंगे, जिससे हमारा जो क्वालिटी कोड है वो बहुत इम्प्रूव हो जाता है एट प्रोडक्शन लेवल। Git is a distributed version control system, so here every developer get their local repository with full commit history. जैसा मैंने बोला, आप लोकली सारा आपके पास रेपोजिटरी रहेगी, मतलब आपकी रेपोजिटरी रहेगी, और उस पर आप फुल कमिट हिस्ट्री देख सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं कब क्या कमिट किया, कौन सी फाइल्स कमिट की। तो इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। जब भी आपको इनकेस डेवलपर्स को बेसिकली जब भी उनको लगता है कि यार कुछ गलत कमिट हो गया, तो वो एक पहले से कमिट उसको पिक कर सकते हैं, या फिर ऐसा किसी ने बोला नहीं 10 दिन पहले ये बग था, इसको रिजॉल्व करना है, आपने वहाँ कमिट किया था, तो कमिट आईडी के थ्रू उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद हम देखते हैं गिट हब क्या होता है। अब एक इंटरव्यू क्वेश्चन होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गिट एंड गिट हब। तो गिट हब एक यूआई होता है बेसिकली। गिट हब आपको मैं पोर्टल दिखाऊं तो गिट हब कुछ इस तरह का पोर्टल है। जब आप इसको सिंपल गूगल पे क्लिक करेंगे गिट हब, तो शायद ये तो मेरा भी लॉगिन कर देगा, बट आप जब चेक करेंगे तो एक ये पोर्टल दिखेगा। तो ये यूआई पोर्टल है जिसके अंदर रेपोजिटरीज होती हैं। जैसे अभी के अंदर भी एक रेपोजिटरी है क्लाउड निंजा नाम से, तो ये एक मेरी पब्लिक रेपोजिटरी है। So GitHub is a repository hosting service that provides a web-based graphical interface (GUI). It helps every team member work together on a project from anywhere, make it easy to collaborate. तो वो UI टूल है जिसके अंदर हम एक रेपोजिटरी बना के डिफरेंट टीम मेंबर्स अपना अपना काम करते रहेंगे और अपना कोड उधर मर्ज करते रहेंगे। तो कोलेब्रेशन ऑफ वर्क इजी हो जाएगा इधर। Git is one place where project manager and develop, coordinate, track, update their work so projects stay transparent and on schedule. बिल्कुल सही बात है। उस टूल से आप देख सकते हैं कितने कमिट हो गए, कौन सी फंक्शनैलिटीज कंप्लीट हो गई। तो मैनेजमेंट के लिए भी इजी रहता है कि भाई ट्रैक करना किसने कितना काम कर रखा है, कितनी पीबीआई क्लोज हो गई हैं, कौन किस पे काम कर रहा है, कितना वर्क बचा है, जिससे उनके पास भी एक क्लियर पिक्चर रहती है कि क्लाइंट को हम कितने टाइम में डिलीवर कर सकते हैं चीज़ें। Packages can be published privately within the team or publicly for an open source community. कुछ कोड होता है जो हमें प्राइवेट रखना है हमें कोड, और कुछ होता है पब्लिकली जो हमें पब्लिकली करना है, तो वो हम इजीली मैनेज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें भी गिट के बहुत आराम से हो जाती है गिटहब में। डाउनलोडिंग पैकेज फ्रॉम गिटहब एनेबल्स देम्स टू यूज एंड रीयूज। आप एक बार कुछ चीज़ का पैकेज बना के रख दीजिए, उसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं।
GitHub helps all the team members stay on the same page and stay organized. Organization tools like issues and pull request locking help the team focus on the code. तो कुछ टूल्स हैं जैसे पुल रिक्वेस्ट हो गया, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। एक तरह से एक हेल्प करता है हमारा कोई भी कोड गलत कमिट ना हो जाए, जिससे हमारे कोड के या फिर किसी भी एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम हो जाए, गलत कोड हो जाए, इसलिए पुल रिक्वेस्ट का यूज़ किया जाता है। गिट की कुछ बेसिक कमांड्स होती हैं जो हमें आनी चाहिए। मैंने ऑलरेडी काफ़ी जो बेसिक कमांड्स हैं वो सारी मेंशन कर रखी है, एक बार हम उसको गो थ्रू कर लेते हैं, उसके बाद इसका डेमो भी देख लेंगे कैसे होती है। तो सबसे पहली जो कमांड है वो होती है गिट कॉन्फिग। कॉन्फिग बेसिकली यूज़र इन्फॉर्मेशन अक्रॉस ऑल द रिपोजिटरी। अगर हमें कॉन्फ़िगर करना है तो ये कमांड्स हैं गिट कॉन्फिग हाइफन हाइफन ग्लोबल। आप फर्स्ट नेम और अपना वैलिड ईमेल दे देंगे, जिसमें वो आपको सारे कॉन्फ़िगरेशन कर देगा सारी लोकल रिपोजिटरीज के लिए। इनिट कमांड यूज होती है इनिशियलाइज करने के लिए। ऐड कमांड यूज होती है कि आप उसको स्टेजिंग पे भेज सकें। डिफ कमांड डिफरेंस चेक करने के लिए यूज में ली जाती है। कमिट कमांड आप कोई भी मैसेज, डिस्क्रिप्टिव मैसेज आप उसका डाल देते हैं तो उससे आपको कमिट का पता लग जाता है, ये कमिट हमने क्यों किया था। जैसे फॉर एन एग्जांपल आप फर्स्ट कमिट कर रहे हैं डेमो के लिए, तो आप फर्स्ट कमिट डाल देंगे और वो कमिट हो जाएगा। इसी तरह से आपके पास रीसेट कमांड होती है जो अनस्टेज अ फाइल वाइल रिटेनिंग द चेंजेस इन वर्किंग डायरेक्टरी। उसको आपको अनस्टेज या रीसेट करना है तो आप उसको इस कमांड का यूज कर सकते हो। गिट स्टेटस कमांड आपको बताती है कि आपका स्टेटस कौन कौन सी फाइल्स आपने ऐड कर ली, कौन कौन सी रिमेनिंग है स्टेटस के लिए। मर्ज कमांड कोई सी भी दो ब्रांच को मर्ज करने के लिए काम में आती है। पुश कमांड जो भी आप कोड को पुश करना चाहते हैं रिमोट रेपोजिटरी में, आप अपने लोकल से सर्वर पे भेजना चाहते हैं तो आप उस पुश कमांड का यूज़ करते हैं। इसको देखिए मैं आपको इसको समझाऊंगा अच्छे से अभी एक बार, उससे पहले हम देख लेते हैं पुल कमांड। पुल कमांड क्या होती है, जो भी आपको सर्वर से, अपने रिमोट सर्वर से लोकल पे लेना हो कोड। फेच एंड मर्ज एनी कमिट फ्रॉम टेकिंग रिमोट सर्वर रिमोट ब्रांच। अगर आपको रिमोट से लेना हो तो आप गिट पुल करते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम समझाता हूँ, डायग्राम दिखाता हूँ। इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले हमारी वर्किंग डायरेक्टरी है। वर्किंग डायरेक्टरी वो होती है जो आप अपने लोकल मान सकते हैं। जब लोकल पे आप अपने काम कर रहे हैं, लोकल पे काम करने के बाद आप अपना कोड को क्या करते हैं, गिट ऐड करते हैं। गिट ऐड से क्या होता है, आप जो जो फाइल्स जो जो पूरा याद देखिए, दो केस होते हैं। या तो हम स्पेसिफिक फाइल को भेजना चाहेंगे तो हम गिट ऐड उस फाइल का नाम लिख देंगे, या फिर हमें काफ़ा एक साथ फोल्डर भेजना है, सब कुछ भेजना है तो गिट ऐड स्पेस डॉट लिख देंगे। तो इनसे क्या होता है, ये आप लोग नहीं करोगे, ये करेंगे तो डेवलपर्स ही, बट आपको मैं बता देता हूँ कि इन सब चीज़ों से आप वर्किंग जो भी आपके लोकल सिस्टम में आप उसको भेज देंगे स्टेजिंग एरिया में। अब ये स्टेजिंग एरिया भी आपके सिस्टम में ही होता है। आप लोकल जो लोकल रेपोजिटरी होती है ना, जो मैं आपको ये अपने हमने यहाँ देखा था, इसी स्टेजिंग एरिया आप एक तरह से ये बोल सकते हैं ये आपका लोकल सर्वर है। ये सर्वर रेपोजिटरी आप जहाँ पे आपने जब गिट ऐड कर दिया, गिट ऐड करके जब आपने गिट कमिट कर दिया तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो गिट कमिट पर आपको ये चीज़ें आ जाएंगी। मतलब आपने ऐड करा वो स्टेजिंग एरिया में आ गया, फिर जब आपने कमिट किया तो वो लोकल रेपोजिटरी या सर्वर रेपोजिटरी में आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक आपका कोड आ चुका है। अब सर्वर रेपोजिटरी तक आपका कोड आ गया है। आपने स्टेप किया, गिट गिट ऐड किया सबसे पहले। इसके नीचे अगर देखें तो आपने अपने सिस्टम से गिट ऐड किया, गिट ऐड करके कमिट किया। ऐड करने से स्टेजिंग एरिया में आ गया, स्टेजिंग करने से जब आपने कमिट किया तो वो सर्वर रेपोजिटरी में आ गया। अब आपके लोकल सर्वर रेपोजिटरी में आ चुका है। अब इसके बाद आपको क्या सीखना है कि भाई लोकली हमारे सर्वर रेपोजिटरी में आ गया, अब इसको मुझे रिमोट सर्वर पे भेजना है। समझिए, रिमोट सर्वर मतलब आपका क्लाउड, गिटहब, एज्योर रेपो, बिटबकेट। अब आपको इन यहाँ लोकल से इन सर्वर पे भेजना है तो आप उसको सिंपली गिट पुश कर देंगे और वो सर्वर रेपोजिटरी पे आ जाएगा। तो इसके बाद तो इस तरह से हम अपना कोड को किसी भी रिमोट रेपोजिटरी पे सेंड कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम थोड़ा प्रैक्टिकली देख लेते हैं कैसे क्या होता है। सबसे पहले आपको आपके सिस्टम में विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने का सिंपल तरीका है, आप यहाँ पे जाइए गूगल पे, आप उसको विजुअल स्टूडियो कोड डाल दीजिए। विजुअल स्टूडियो कोड आप जाएंगे, डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड में वो आपसे पूछेगा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। मैक कर रहे हैं तो मैक के लिए, विंडोज़ के लिए सिंपली फ्री टूल है, बहुत अच्छा टूल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप डाउनलोड कर लेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप करके आपको ये टूल मिल जाएगा। उसके बाद आपको दूसरा स्टेप करना है, आपको जाना है गिटहब पे। अब कैसे, गिटहब पे आपको जाना है, आपको करना है साइन अप। गिटहब गिटहब क्या है, अब यहाँ पे आप जो हम प्रैक्टिकली देखिए गिटहब क्या है। यूआई जो हमें रेपोजिटरीज बनाने के लिए, टीम कोलेब्रेशन के लिए एक टूल है जो
माइक्रोसॉफ्ट का ओन कर रही है, जो माइक्रोसॉफ्ट ने डिज़ाइन मतलब बनाया किसी और ने था पहले, और माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया। तो इसके बाद आप अपना सिंपली ईमेल डालेंगे, आपसे जो रिक्वायर्ड ये इन्फॉर्मेशन पूछेगा, आप कंप्लीट कर लेंगे। जैसे ही आप कंप्लीट करेंगे आप इसमें लॉगिन हो जाएंगे। तो आप लॉगिन हो जाएंगे तो आपको इस तरह से मतलब आप इमेज ये थोड़ा मैंने मॉडिफाई कर रखा है, बट आपको सिंपल एक दिखेगा जिसमें आप अपना प्रोफाइल बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, उस हिसाब से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, रेपोजिटरीज पे जाना है और आपको एक नई रेपोजिटरी क्रिएट करनी है। उस रेपोजिटरी का आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो हम नाम दे रहे हैं अभी मैं डॉट नेट के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि हम डॉट नेट कोर का CI/CD भी देखेंगे, तो उसी का कोड को हम यहाँ पुश करने की कोशिश करेंगे आपके एकदम प्रैक्टिकली। तो ASP.NET कोर, ये मैंने अपना रेपोजिटरी का नाम दे दिया। अब आप कुछ भी दे सकते हैं कि जो भी रेपोजिटरी होती है उसके अकॉर्डिंग हम उसका नाम दे सकते हैं। यहाँ पे चीज़ें समझिए, ये पब्लिक और प्राइवेट का क्या सीन है। पब्लिक अगर मैं कर रहा हूँ तो मेरी इस रेपोजिटरी को आके कोई भी देख सकता है, बट अब जब आप ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी रेपोजिटरी पब्लिक नहीं होती, सब प्राइवेट होती है। उसका भी रीज़न है, आप कोड ऐसे ही पब्लिकली एक्सपोज तो नहीं कर दोगे किसी भी एप्लीकेशन का। तो फॉर सिक्योरिटी पर्पज सारी चीज़ें प्राइवेट होती हैं। इनके भी प्लान्स होते हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन वो खरीद के रखती है। जैसे कि कुछ प्राइवेट रिपोजिटरी आप फ्री में बना सकते हैं, बट उसके बाद आपको उसका चार्जेस देने पड़ते हैं, तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन बियर करती है। अभी के लिए प्रैक्टिस के लिए हम इसको पब्लिक रखेंगे। अगर आपको इसका डिस्क्रिप्शन देना है, माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, तो आप कुछ भी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, वो आपके ऊपर है, ऑप्शनल भी है। अगर आपको रीड भी फाइल ऐड करनी है कि आपको कुछ इसके प्रोजेक्ट के बारे में बताना है कि फ्रंट एंड प्रोजेक्ट है, बैक एंड प्रोजेक्ट है, या एप्लीकेशन किस बेसिस पे है ये, तो आप वो सारी चीज़ें इसमें बता सकते हैं। उसके बाद आपको इसको सिंपली क्रिएट कर देना है। तो अब ये देखिए सिंपल एक क्रिएट हो गया। अब इस चीज़ों को आप थोड़ा सा समझिए। अभी हमने जो ASP.NET कोर ये रेपोजिटरी बनाई, रेपो बनाई, ये कहाँ बनाई है, ये हमने गिटहब पे बनाई, गिटहब। ये एक रिमोट रेपोजिटरी है, रिमोट रेपो। ठीक है, आपको चीज़ क्लियर हुई। तो ये आपने इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो आपने यहाँ सर्वर पे, इस सर्वर पे आपने एक रेपोजिटरी बना दी जिसका नाम आपने दे दिया गिटहब। ठीक है, आपने ये नाम दे दिया इसका, सॉरी, ASP.NET कोर, और ये सर्वर है आपका गिटहब जो रिमोटली है, आपने ये बनाई। अब हम एक फोल्डर बनाते हैं। करता हूँ, जब हम प्रोजेक्ट में जाते हैं एज एन डेवऑप्स इंजीनियर, अगर हमें रेपोजिटरी बनानी होती है किसी भी स्क्रैच से, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक रेपोजिटरी बनाते हैं और उसमें सबसे पहले जो ब्रांच बनाते हैं वो बनाते हैं मास्टर। रेपो बना दी, ठीक है, रेपो का नेम दे दिया। अब यहाँ पे आप इसको समझ सकते हैं एज अ ब्रांच स्ट्रेटेजी। ब्रांच स्ट्रेटेजी में सबसे पहले हमने ब्रांच बनाई मास्टर। तो अभी ये जो मैं इसको क्लोन कर लूँगा या फिर इसको हम अपने इसमें डालेंगे, क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट में, तो हम सबसे पहले अभी क्या कर रहे हैं, इस रेपोजिटरी को क्लोन करा रहे हैं। अभी ये रेपोजिटरी खाली है तो इसमें अभी कोई कोड तो है नहीं, तो इसको हम सिंपली क्या करेंगे, गिट क्लोन कर लेंगे इस रेपोजिटरी को। जब ये ASP.NET कोर की हमने जो रेपोजिटरी बनाई है, अब हम इसको सिंपली अपने लोकल से कैसे सिंक करते हैं वो देखते हैं। तो हमें ऑलरेडी आपने विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल कर ही लिया है, तो हम उसको खोलते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड को डेस्कटॉप पे आपने जहाँ भी इंस्टॉल किया है सिंपली आप क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद आपको जहाँ पे भी ये क्लोन करनी है उस एड्रेस पे पहुँचना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाके टर्मिनल खोलता हूँ, मैं आपको डेस्कटॉप पे करके देखता हूँ, डेस्कटॉप पे ट्राई करते हैं। अभी ये सी यूज़र मयंक है, तो हम एक काम करते हैं, किसी भी ड्राइव में कर लेते हैं, मैं जी ड्राइव में कर लेता हूँ, या आप आपकी कोई सी भी ड्राइव में कर सकते हैं। CD जी ड्राइव एंटर, तो अब ये जी ड्राइव में आ गया। अब मैं यहाँ पे कमांड लिख रहा हूँ गिट क्लोन। अब यहाँ से आपका फर्स्ट स्टेप, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि हम क्या क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहली स्टेप हम लिख रहे हैं, स्टेप फर्स्ट गिट क्लोन। गिट क्लोन आपका क्या कर रही है,
आपका जो रिमोट डेस्कटॉप रिमोट रेपोजिटरी है, जो हमारी रिमोट रेपोजिटरी है, उसको मैं अपने लोकल पे ला रहा हूँ। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान देके देखें ना कि हमने इसको गिट क्लोन किया और सारी इसको गिट क्लोन करने के बाद इसकी रेपोजिटरी को कॉपी किया और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे ये पेस्ट हुआ उसके बाद एंटर कर दिया, अब ये क्लोन हो रही है। आपके केस में ये शायद आपको ऑथराइजेशन के लिए पूछ सकती है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम करोगे तो सिंपली आपको अपना गिटहब का यूआरएल और पासवर्ड वो यहाँ पे एक पॉपअप आएगा, आप उससे ऑथराइज कर दोगे, वो कोई बड़ी डील नहीं है। उसके बाद आप एम्प्टी, क्योंकि हमारी रेपोजिटरी में कुछ नहीं था वहाँ पे, तो ये एम्प्टी रेपोजिटरी हो गई। बट अगर आप मेरे जी ड्राइव पे वापस जाएंगे या अपने फोल्डर पे जाएंगे तो एक ये फोल्डर क्रिएट कर देगा जो ASP.NET कोर्स है। ठीक है, अब क्या हो गया, आपने एक फोल्डर क्रिएट कर दिया, अब आपको इसके अंदर जाना है, क्योंकि आपने ये क्लोन कर लिया है, वहां से आया, ये रेपोजिटरी उठकर आई है आपकी। तो आप ये सीधा जाके आपके इस फोल्डर के अंदर जाएंगे तो ये आपको दिख जाएगा कि आप इस फोल्डर के अंदर आ चुके हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप इस फोल्डर के अंदर आ जाएंगे, अब आपको आपका जो भी काम है, आप जो भी फाइल्स क्रिएट करनी है, आप अपनी सारी फाइल्स यहाँ पे क्रिएट कर लीजिए। हेलो, जो भी प्रोजेक्ट है, जैसे हेलो का हो गया, जो भी आप कराना चाहते हैं, बट मैं आपको एक प्रोजेक्ट दूंगा जिसमें आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमने ये, जैसे सपोज आपका एक ASP.NET कोर का प्रोजेक्ट है, वो मैंने मेरे डेवलपर्स ने बना लिया और वो अब इसको कोड वो लोकली इसने उन्होंने काम करके इस फोल्डर में डाल दिया। तो अब हम इधर आते हैं, अब हम इधर आके अपने इस फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। ओपन फोल्डर, जी ड्राइव के अंदर था हमारे ASP.NET कोर, और ये हम उसको खोल लेते हैं। ट्रस्ट का एक पॉपअप आया है, इसको आप कर दीजिए सिंपली। ओपन हो गया है, हमारे फोल्डर आ गया है। अब हम इसको टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं, अगर यहाँ से टर्मिनल ओपन होता है तो, वरना व्यू पे जाके राइट क्लिक ASP.NET कोर। अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, गिट स्टेटस देख लेते हैं, स्टेटस। अब ये देखिए, जितने भी आपके फोल्डर स्ट्रक्चर है वो सब आपको रेड कलर में दिख रहा है। रेड कलर का मतलब यही है कि आपने काम कर लिया बट इसे ऐड नहीं किया है। ठीक है, आप इस डायग्राम को देख लीजिए, आपने वर्किंग डायरेक्टरी में काम कर लिया बट इसको ऐड नहीं किया। जब तक आप ऐड नहीं करेंगे जब तक वो रेड कलर में रहेगा। तो हमने अब दूसरी कमांड कौन सी देखी इसके बाद, देखी गिट क्लोन के बाद, गिट ऐड, ओ सॉरी गिट स्टेटस, जिसमें हमने स्टेटस चेक कर लिया हमारी कौन कौन सी फाइल पे हमने काम किया है। तो वो शो हो रही है रेड कलर की, अभी वो शो हो रही है रेड कलर की। मैं एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ, मुझे नहीं पता मतलब एज अ बिगनर आपको कितना इसके बारे में नॉलेज है। अगर नॉलेज है तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके इसको देख लेना, कोई इशू नहीं है, बट मैं एकदम स्क्रैच से समझा रहा हूँ। तो गिट क्लोन कर लिया, गिट स्टेटस कर लिया, हमें कलर रेड दिखा। अब हमें पता है कि हमें ये सारी फाइल्स भेजनी है, गिट ऐड और स्पेस। अगर आपको एक या दो फाइल भेजनी है तो आप उसका स्पेसिफिक नाम देख सकते हैं, बट हम मुझे तो ये सारी फाइल भेजनी है तो मैं इसलिए गिट ऐड डॉट करूंगा। अब ये क्या हो रहा है, देखिए सारी फाइल्स ऐड हो रही हैं। जैसी ऐड हो गई, अब हम देखेंगे गिट स्टेटस। अब आपको इसमें कुछ और दिखेगा, ये देखिए ग्रीन कलर की दिख रही है ना, राइट। तो हमसे पहले हमने देखा गिट ऐड, ऐड ये हमने ऑल फाइल्स के लिए किया, सारी फाइल्स के लिए गिट ऐड फाइल्स। अब चौथी जो स्टेप है उसमें क्या है, हमने किया गिट स्टेटस वापस, जिससे हमें पता लगा कि सारी फाइल्स हमारी ग्रीन कलर की हो गया। मतलब वो, अब यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर होना मतलब, एक मिनट, नोटपैड शायद आई थिंक क्लोज हो गया, तो वो ग्रीन कलर, यस ठीक है। तो ये ग्रीन कलर की हो गई। अब इसका मतलब क्या होता है, ग्रीन कलर का मतलब आपका ऐड होके वो स्टेजिंग एरिया में आ गया। जब हमारा स्टेजिंग एरिया में कोड आ जाता है तो वो कोड अब रेडी है कमिट के लिए, अब आप उसको कमिट कर सकते हैं। तो अब इसके बाद हम फिर से स्टेप क्या करेंगे, गिट कमिट, और जो भी हमारा मैसेज हमें भेजना है तो इसका -m, और जो भी हमारा मैसेज है, जैसे मैं बोलूँगा माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, आप कुछ भी भेज सकते हैं बट ये रिस्पेक्टिव मैसेज भेजना है जिससे आपको भी समझ में आए इन फ्यूचर। मतलब आप लोग तो नहीं करोगे ये काम कभी, बट डेवलपमेंट टीम जरूर करती है ये काम। तो गिट कमिट -m, और इस ये आपका जो भी माय फर्स्ट
प्रोजेक्ट, आपने कमिट कर दिया, राइट। अब ये जब कमिट हो जाता है, देखिए ये कमिट हो गया। कमिट होने के बाद अगर आप अब गिट स्टेटस चेक करेंगे तो आपको इस स्टेटस में कुछ नहीं दिखेगा। अब ये कमिट होके आपके जो इस डायग्राम को देखिए, स्टेजिंग से रेपोजिटरी, लोकल जो सर्वर की रेपोजिटरी है ना, ये उधर पहुंच चुका है। मैं आपको इस डायग्राम को और अच्छे से समझाऊं तो ये आपका, एक मिनट, आपका ये इस एरिया में आ गया है। मतलब गिट सर्वर कमिट करने के बाद सर्वर रेपोजिटरी में जो आपकी लोकली बनी होती है, आप उस सर्वर पे स्टेजिंग के बाद पहुंचा चुके हैं इसको। अब यहाँ से आपको पुश करना होगा, इसको पुश कर दीजिए, गिट पुश। तो आप जो भी अब इसमें पुश करेंगे वो सारा का सारा आपकी रिमोट रेपोजिटरी पे पहुंच जाएगा। तो आप जब इसको देखेंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे, तो आपको आपका पूरा कोड गिट की रेपोजिटरी पे शो हो जाएगा। तो आपने अब लोकली जो काम किया वो सारा आपका गिट रेपोजिटरी पर आ गया। अब आपको कुछ भी, आपके डेवलपर्स को कुछ भी करना हो, कुछ भी नया बनाना हो, तो वो यहाँ पर अपना कोड इस तरह से वहाँ पे अपना बिल्ड करते रहेंगे, पुश करते रहेंगे। यही प्रोसेस होता है। अगर आपको किसी को अब ये कोड देना हो तो आप गिट क्लोन करके भी ले सकते हैं सिंपली। और तो आपको ये काफ़ी, जो मैंने कमांड इसके बाद गिट फिफ्थ सिक्स्थ कमांड हमने कौन सी यूज की, गिट पुश। तो यही मेजरली कमांड्स हैं जिनसे आप अपना कोड, अब सपोज अब बार बार, अब एक और चीज़, अगर अब जैसे मैंने एक बार काम कर लिया, ठीक है, अब मेरे को गिट, अगर मैं बार बार गिट क्लोन तो नहीं करूंगा। गिट क्लोन हमेशा एक बार ही होता है, जब भी प्रोजेक्ट हम इनिशियलाइज करते हैं शुरू में एक बार लेते हैं रिमोट रेपोजिटरी से, तभी होता है। तो अब मुझे कुछ चेंजेस हो गए, सपोज ए डेवलपर ने एक फाइल में चेंज कर दिया, लिख दिया हेलो, ठीक है। अब बी डेवलपर को पता ही नहीं है कि उसमें हेलो हो गया है। तो वो क्या करेगा, जब भी वो अपने कोड को पुश करने वाला होगा तो उससे पहले वो गिट पुल करेगा। तो गिट पुल में जो भी चेंजेस ए डेवलपर या किसी ने भी कर रहे होते हैं उस रेपोजिटरी पे, वो सारे चेंजेस आपके सिस्टम में भी आ जाएंगे। तभी आप गिट पुश कर पाओगे, अदरवाइज वो गिट पुश पॉसिबल भी नहीं है। तो आपको हमेशा याद रखना है, जब भी आप फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो गिट पुश आराम से हो जाता है, बट जब भी आप नेक्स्ट टाइम करोगे तो उससे पहले आपको गिट पुल करना पड़ेगा। तो पुल क्या होता है, जो आपका सर्वर रेपोजिटरी होती है उससे लेटेस्ट कोड वो ब्रिंग कर लेता है और आपके वो लोकल रेपोजिटरी में लाके रख देता है। उसके बाद ही आप गिट पुश कर सकते हो। तो ये होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसमें मैंने आपको उसके थ्रू भी बताया कि कैसे कमांड चलती हैं और एकदम डेमो के साथ। अब कुछ और भी देखते हैं। ये चीज़ हो गई। यहाँ पे आप इस पोर्टल को थोड़ा देखिए अब, क्योंकि अब आपका रूल आता है। ये सब चीज़ें वैसे बेसिकली डेवलपमेंट टीम ही करती है, क्योंकि उनका कोड पुश करना, उनको कोड, आपका क्या एक्सेस आपको रहता है कि आपको किसी को एक्सेस देना हो। तो अभी सबसे पहले देखिए, मैं आपको पहले ब्रांचिंग थोड़ा अच्छे से समझा देता हूँ। यहाँ इसको ब्रांच स्ट्रेटेजी को हम थोड़ा नीचे ले जाते हैं। आपका काम क्या होता है, आपको सबसे पहले ब्रांच क्रिएट करके देनी होती है। तो आप पहले एक बना दी, वो मास्टर ब्रांच बन गई। अब इन्हीं ब्रांच से आप अलग अलग ब्रांच बना सकते हैं। मास्टर के बाद फिर आप बना सकते हैं डेव ब्रांच, डेव के बाद फिर आप बना सकते हैं क्यूए ब्रांच, उसके बाद आप बना सकते हैं यूएट ब्रांच, और ये मास्टर को ही हम बोलेंगे आपकी प्रॉड। तो बेसिकली मेजरली ये चार एनवायरनमेंट्स होते हैं, और भी बहुत सारे एनवायरनमेंट्स या फिर आप बोल सकते हैं ब्रांच बना सकते हैं। तो सबसे पहली हम बात करते हैं मास्टर ब्रांच। मास्टर ब्रांच जो होती है वो प्रोडक्शन ब्रांच होती है। डेवलपमेंट जो होती है, इसमें आपके जितने भी डेवलपर होते हैं वो काम करते हैं। डेवलपर ब्रांच के बाद जो डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट वो टीम काम करती है। इनके बाद जो ये क्यूए और यूएट होती है, इसमें कुछ काम नहीं होता। बट ये जो ब्रांच या फिर ये एनवायरनमेंट, आप देखिए, एनवायरनमेंट और ब्रांच में थोड़ा समझिए। ब्रांच कट कट के, मतलब मास्टर से आपने डेव बनाई, डेव से क्यूए बनाई, या फिर हाँ, डेव से क्यूए बनाई, और क्यूए हम यूज़ करते हैं टेस्टिंग के लिए। मैं आपको अभी क्लियर कर दूंगा टेस्टिंग के लिए। और उसके बाद हम यूएट यूज़ करते हैं यूज़र एक्सेप्टेंस के लिए, टेंस। तो इनका क्या मतलब है, अब देखिए यहाँ पे आप थोड़ा समझिए कि एनवायरनमेंट्स क्या होते हैं, राइट। अब हर कोई भी वेब एप्लीकेशन हो गई। अब मैं अपने वेब एप्लीकेशन के बारे में बात करता हूँ। सपोज जो मैंने अभी आपको कोड दिया है या कोड आप यूज़ करेंगे, उसके अंदर हमारी कोई भी वो वेब एप्लीकेशन है, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट हमें एनवायरनमेंट्स क्रिएट करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा लोअर एनवायरनमेंट होता है डेव एनवायरनमेंट।
ये एनवायरनमेंट होता है, डेव एनवायरनमेंट। इसमें कौन सी ब्रांच से वो अटैच होता है, वो अटैच होगा, वो आपका अटैच होगा डेव ब्रांच से। इसमें काम कौन करता है, डेवलपर्स करते हैं। जो भी आपकी कोडिंग होगी, जो भी आपका, जो भी नए फंक्शनैलिटी पे काम हो रहा होगा, वो डेवलपर्स इस पे, इसी ब्रांच पे काम करेंगे, इसी एनवायरनमेंट में काम करेंगे। इससे ऊपर वो किसी एनवायरनमेंट में जाके कोड कमिट और ये सब नहीं करेंगे, वो सिर्फ डेव में करेंगे। जो भी उनको बेस्ट फंक्शनैलिटी या बेस्ट कोड लिखना है, वो इस एनवायरनमेंट पे ही काम करके चेक कर लेंगे। सपोज आपका काम सही हो गया, सब बढ़िया चल रहा है डेव एनवायरनमेंट में, डेव ने कह दिया मेरा साइन अप फंक्शनैलिटी बढ़िया चल गई, काम अच्छा हो गया, ठीक है भाई, डेव से आ जाओ आप क्यूए पे। क्यूए एनवायरनमेंट, अब यहाँ पे आप देखिए क्यूए एनवायरनमेंट, ये किससे काम करेगा, ये आपका काम, ये किससे अटैच होगा, आपकी क्यूए ब्रांच से। ये क्यूए ब्रांच से अटैच होगा और ये क्यूए एनवायरनमेंट हो गया। इसमें आपकी टेस्टिंग टीम पूरी लगी रहती है टेस्टिंग करने के लिए, तो ये आपका दूसरा एनवायरनमेंट हो गया। मैं एकदम स्क्रैच से बेसिक से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका क्या क्या काम, कब कब कौन कौन से एनवायरनमेंट करते हैं। तो पहला आपका डेव एनवायरनमेंट डेवलपर्स ने कर लिया, फिर डेव से जैसे ही डेव सही चलने लग गया, सब कुछ पास हो गया, फिर क्यू एनवायरनमेंट पे वही सेम बिल्ड क्यू एनवायरनमेंट पे कैसे जाता है, क्या जाता है, ये सब चीज़ देख लेंगे। बट अभी के लिए डेव से वो फिर क्यू एनवायरनमेंट पर आ जाता है। क्यू एनवायरनमेंट अटैच होता है क्यू ब्रांच से, टेस्टिंग टीम परफॉर्म कर रही होती है। अब यहाँ तक हमारा ठीक है, ये सारी चीज़ें बढ़िया चल रही हैं। टेस्टिंग टीम ने भी कहा वी आर ओके विद दिस बिल्ड, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम इसके बाद वो चला देते हैं यूएट एनवायरनमेंट पे। अब यूएट एनवायरनमेंट किससे अटैच रहेगा, आपकी यूएट ब्रांच से। तो हर एनवायरनमेंट अपनी स्पेसिफिक ब्रांच से अटैच रहता है, इसलिए हम उनकी अलग अलग ब्रांच बनाते हैं। ठीक है, और ये यूएट ब्रांच जनरली क्लाइंट यूज़ करता है, क्लाइंट फीडबैक्स देने के लिए, और कि हमें ये फंक्शनैलिटी अच्छी लगी नहीं लगी, तो ये क्लाइंट यूज़ कर लेता है। क्लाइंट मतलब एंड यूज़र नहीं। ये जैसे सपोज आपको किसी हेल्थ डोमेन ने दिया, तो वो हेल्थ डोमेन के जो ओनर्स हैं, जिसने आपको ये प्रोजेक्ट दिया, वो चेक करते हैं। तो ये क्लाइंट वो क्लाइंट है, ये एंड यूज़र नहीं है जो फाइनल आपका प्रोडक्ट चेक कर रहे हैं। तो ये आपको फीडबैक देते रहेंगे, ये सही चल रहा है, बेकार है, ये फंक्शनैलिटी चेंज करनी है, तो वो इस एनवायरनमेंट में चेक करेंगे। ठीक है, अब उन्होंने भी कहा सारी फंक्शनैलिटी आपने जो बनाई बहुत बढ़िया है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको उसके बाद आप इसको डिप्लॉय कर दोगे। मेन एनवायरनमेंट जो होगा हमारा, दैट इज प्रॉड। अब प्रॉड आपको पता है वो किससे अटैच है, मास्टर से। और वो कौन यूज करेगा, कस्टमर, जो हमारे कस्टमर होंगे। तो होपफुली मुझे लगता है आपको ये थोड़ा समझ में आया होगा कि हम क्यों ये ब्रांच स्ट्रेटेजी इस तरह की फॉलो करते हैं, कैसे हमारे एनवायरनमेंट डिज़ाइन होते हैं। इससे आपको काफ़ी क्लियर पिक्चर आई होगी दिमाग में। तो ये हो गया हमारा मास्टर ब्रांच। मास्टर में डेव क्यूए यूएट एनवायरनमेंट्स में सारे एनवायरनमेंट्स क्लियर कर दिए, डेव एनवायरनमेंट, क्यूए एनवायरनमेंट, उसके बाद आपका यूएट एनवायरनमेंट और क्लाइंट एनवायरनमेंट या प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, सॉरी। तो ये सारे एनवायरनमेंट होते हैं। अब हर कंपनी में अलग, इससे पहले प्रॉड से पहले प्री प्रॉड लगा देते हैं, जिसमें यूएट से पहले वो चाहते हैं कि यूएट के बाद एक प्रोडक्शन में एक तरह से पहले ही बना दें, जिससे उनको आइडिया लग जाए कि कैसा करना है, कैसा लगेगा प्रोजेक्ट वहाँ जाके प्रोड में। तो बट वो सारे डिपेंड करता है आपके कंपनी पे और उसके आर्किटेक्ट पे, कैसे उन्होंने डिज़ाइन किया है। बट ये मोस्टली सारी कंपनी में 4 तरह के एनवायरनमेंट होते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं वापस से एक बार इस पोर्टल पे। अब पोर्टल पे जब आ गए, सपोज आपने मास्टर ब्रांच क्रिएट कर ली, आपने छोटा सा कोड डाल दिया। अब आपको जब भी, मैं इस पोर्टल के लिए बता रहा हूँ, गिटहब के लिए, अब आपको जब भी कुछ ब्रांच क्रिएट करनी है, या तो आप जाके जो भी काम आप इस पोर्टल से करते हो, वो सारे काम आप जाके CLI से भी कर सकते हो, जिसको ये टर्मिनल बोल रहा हूँ या CLI बोल रहा हूँ, इस कमांड लाइन से भी जाके कर सकते हो। बट ठीक है, हमारा कमांड लाइन पे इतना फोकस नहीं है, या फिर हमें नहीं है इतना ब्रांचेस या काटनी, डेवलपमेंट को नहीं आ पा रहा, हम UI से भी कर सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे अगर मैं डेव ब्रांच करता हूँ, ठीक है, अब मैंने कहा मुझे डेव ब्रांच चाहिए, तो मैंने डेवलप ब्रांच बोली और मैंने कहा ये क्रिएट कर दो। तो ये क्या कह रहा है, देखिए, क्रिएट डेवलप फ्रॉम मास्टर। ठीक है, अब मैंने एक क्रिएट कर दी। अब यहाँ पे देखिए आप, मेरी अब 2 ब्रांचेस शो हो जाएंगी। एक मास्टर है जो डिफ़ॉल्ट ब्रांच है, जिसे मैं प्रोडक्शन बोल रहा हूँ, एक डेवलप ब्रांच हो गई। अब मुझे QA ब्रांच भी काटनी है, तो मैंने QA ब्रांच काट दी, डेवलप से मैंने QA काट दी। अभी मेरा सारा कोड सिंक चल रहा है। मेरी
मास्टर में भी सिंक हो गया, डेवलप में भी सिंक हो गया, क्यूए पे भी सिंक हो गया, अब मैं यूएट और काट देता हूँ, तो मेरी तीनों चारों ब्रांचेस कट गई हैं और अब मेरा सारा कोड सिंक है। तो मेरा बेसिक जो हम इनिशियली एज एन डेवऑप्स जो हमारा काम होता है ब्रांच स्ट्रेटेजी करना, हमें चारों पांचों एनवायरनमेंट्स जो भी हम क्रिएट कर रहे हैं उनकी ब्रांचेस को लेना, तो वो हमने कर दिए। मास्टर में जो कोड है वही अभी डेवलप में है, वही क्यूए में है। सबसे पहले हमने क्लोन किया मास्टर को, फिर हमें कुछ डिप्लॉय करना था, हमने डिप्लॉय कर दिया। अगर आपको डिप्लॉय भी नहीं करना तो आप इसके बेसिस पे नई ब्रांचेस काट दीजिए खाली एम्प्टी, और फिर वो डेवलपमेंट होता रहेगा तो चलता रहेगा। लोअर एनवायरनमेंट सबसे डेवलप होता है, हायर एनवायरनमेंट सबसे प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन या मास्टर बोल सकते हैं, प्रोडक्शन ही बोलेंगे, मास्टर ब्रांच होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको अब होपफुली समझ में आ गई होंगी, कैसे हम ब्रांच हमने क्रिएट की, कैसे हमने उसको कोड बिल्ड किया। उसके बाद अगर देखा जाए, अब आपसे कोई पूछ सकता है कि यार मुझे भी, जैसे डेवलपर है, डेवलपर को हम डेवलप के ऊपर एक्सेस नहीं देते, थोड़ा एक्सेस के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। क्योंकि डेवलपमेंट एक ऐसी ब्रांच है जिसको हम एक्सेस सिर्फ डेवलपमेंट टीम को देते हैं, नाम टेस्टिंग टीम को देते हैं, ना किसी और को। तो डेवलपमेंट का, अब सपोज मुझे एक्सेस देना है किसी को, तो मैं यहाँ पे डेवलप पे क्लिक किया, सेटिंग पे गया, मैं ब्रांचेस पे गया। अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट आपकी वो ब्रांच है, आपको कोई भी ब्रांच प्रोटेक्शन रूल लगाने की, इस ब्रांच को कोई डिलीट नहीं कर सके। जैसे सपोज मास्टर ही आपकी किसी ने डिलीट कर दी, जाके गलती से डिलीट हो गई या नहीं हुई, तो आपको जो भी रूल लगाने हैं आप वो यहाँ रूल्स लगा सकते हैं। आप इस सेटिंग टैब पर आके एक एक ऑप्शंस को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। मैनेज एक्सेस, अगर आपको जिस चीज़ को एक्सेस देना है, अब ये मुझसे भी वो पूछ रहा है क्योंकि काफ़ी देर से मैंने लॉगिन नहीं किया था, तो इस तरह से ये आपसे भी पूछ सकता है ऑथराइजेशन के लिए। तो हम कर लेंगे, शायद मेरा यहाँ पे होगा पासवर्ड, नहीं है तो हम चेक कर लेते हैं एक बार पासवर्ड क्या रह था। यस, कंफर्म हो गया है। ओ नो, भूल तो नहीं गया। या, तो अब आप देखिए यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। अभी आपकी पब्लिक रिपोजिटरी है, अगर आप उसको प्राइवेट करना चाहते हैं, जिन जिन को भी एक्सेस देना चाहते हैं, आप वहाँ पे क्लिक करके उनका यूज़र नेम ईमेल आईडी देंगे, उनके पास एक रिक्वेस्ट जाएगी, उस रिक्वेस्ट से आप उनको एक्सेस प्रोवाइड करा सकते हैं। सो इस ऑप्शंस के थ्रू हम अपने किसी भी अपनी टीम कलीग्स को एक्सेस दे सकते हैं इस रेपोजिटरी का। और आपको अगर कोई भी रूल्स, जैसे मैंने अभी बताया कि आपको ब्रांच से रिलेटेड कोई भी रूल्स बनाने हो कि इस ब्रांच को कोई डिलीट नहीं कर सके, कोई इसमें आके रीराइटिंग नहीं कर सके, या फिर किसको आपको कितना प्रिविलेजेस या एक्सेस देना है, वो सब आप यहाँ से उसको मैनेज कर सकते हैं। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको कुछ अगर चीज़ें स्कैन करना है, डिसेबल रखना है, एनेबल करना है, वो सारे, मतलब आपको जो भी इस रेपोजिटरी से सेटिंग रिलेटेड इशू हो इन फ्यूचर, या कुछ आपको एक्सेस का देना हो, तो आपको और कहीं जाके सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सेटिंग्स पे आइए और ये चीज़ दे दीजिए। तो आप एक दो बार इनसे प्ले करेंगे, इनको देखेंगे चीज़ों को, तो आपको खुद से समझ में आ जाएगा कैसे क्या करना है। एक्शंस मत देखिएगा क्योंकि एक्शन एक अलग से टूल्स है जो यहाँ पे भी आपको शो हो रहा है, गिटहब एक्शंस करके, वो अलग से इनका CI/CD टूल है। मेजरली आपको कोड पुश करना और ये सब करना आना चाहिए। कोड पुश भी आप डेवॉप्स वाले नहीं करते, डेवलपमेंट टीम करेगी। ब्रांचेस कैसे क्रिएट करते हैं वो सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, किसको कैसे एक्सेस देना है वो सब चीज़ें आपको आना चाहिए। ये आपको मेजरली रोल रहेगा डेवॉप्स के लिए, ठीक है। उसके बाद हम आप बात करते हैं। भाई हमारा कोड आ चुका है, देखिए अब यहाँ पे 2 रेपोजिटरी हैं। अब 2 रेपोजिटरी में आपने माई फर्स्ट जो आपने डिस्क्रिप्शन दिया था वो आ गया है, और आपकी ये ASP कोड पे जाएंगे तो आपका कोड आ गया है। अब ये मैंने आपको एक गिटहब का ओवरव्यू दिया था, अब अपन बात कर लेते हैं एज़्योर डेवऑप्स में। जो मैंने आपको एक रेपो बताई थी कि एज़्योर रेपो भी एक प्राइवेट रेपो होती है, तो उसका देख लेते हैं हम। एज़्योर डेवऑप्स, ये तो मेरा एज़्योर पोर्टल हो गया, बट एज़्योर डेवऑप्स के लिए हमने एज़्योर डेवऑप्स क्लिक किया, स्टार्ट फ्री पे गए। ये मैंने इससे पिछले वाले सेशन में भी आपको ओवरव्यू दे रखा है। अब हम यहाँ पर आते हैं हमारे फर्स्ट प्रोजेक्ट पे, राइट। अब आप यहाँ पे रिपोज पर आते हैं। जैसे अभी
आपको मैंने वहाँ पे फर्स्ट रेपो क्रिएट की थी, अगर मेरे को यहाँ पे जाके मुझे फर्स्ट रेपो मेरी ऑलरेडी इसी नाम से है, फर्स्ट रेपो इज एम्प्टी, फर्स्ट डेवॉप्स, जो आपने डेवॉप्स का नाम, जो आपने प्रोजेक्ट का नाम दिया था वही आपकी रेपो का नाम है। आपको क्लोन करना है, आप सीधे यहाँ से देखिए क्लोन टू योर कंप्यूटर, इसको सेलेक्ट कीजिए, गेट क्लोन, सब चीज़ें वही करनी है। अगर आपको क्लोन करके पुश करना है, जैसे अभी जो जो मैंने कमांड यहाँ पे बताई थी वही सारी कमांड्स चेंज नहीं होती, गिट हमेशा सब जगह सेम ही यूज होगा, बट यू बस चेंज क्या हो जाता है, यूआई चेंज हो जाता है। तो एक अगर आपने थोड़ा सा नॉलेज गेन कर लिया, उसके बाद आपको सब चीज़ वो सेम ही लगेंगी, ऐसी बिट बकेट में है। तो ये सारी चीज़ें आप जब कर लेंगे, अब इसका मैं एक थोड़ा सिंपल और इजी तरीका बताता हूँ जो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। आपको करना है, यहाँ पे पोर्टल पर आना है, इंपोर्ट अ रेपोजिटरी, आपको इंपोर्ट करना है, आपको यूआरएल देखना है कौन सा यूआरएल है जो आप इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो आप सिंपल से यहाँ पर आइए, आप इस यूआरएल को कॉपी करिए, अपने पोर्टल पर जाइए, पोर्टल पे इस यूआरएल को पेस्ट कर दीजिए। क्योंकि ये पब्लिक रेपो है, ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं होगी, और इसको यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये देखिए इंपोर्ट होना शुरू हो गया। अब फॉर्क का मतलब यही है कि आप एक क्लाउड रेपोजिटरी से दूसरी क्लाउड रेपोजिटरी पे जा रहे हैं। ये सक्सेसफुल इसलिए हो गया क्योंकि हमारी पब्लिक रेपोजिटरी थी। इन केस आपकी प्राइवेट रेपोजिटरी है तो आपको फिर यूजर नेम, ऑथेंटिकेशन, पासवर्ड्स, क्रेडेंशियल डालने पड़ेंगे। अब आप यहाँ पे ब्रांचेस देखिए, सारी आपको ब्रांचेस आ रही हैं जो हमने क्रिएट की थी। अब हमारा जो भी हमने बस यूआई डिफरेंस हो गया, होपफुली आप ये समझ सकते हैं, ये हमारा गिटअप का यूआई हो गया, ये एज़्योर रेपो का यूआई हो गया। तो यहाँ पे भी हम सारी चीज़ें, वो सब चीज़ें एक्सेस कैसे करना है, वो सारी ब्रांचेस सब चीज़ आ चुकी है। अब हम नेक्स्ट स्टेप जो अगर हमारा होगा, अब हम इस गिटहब को तो क्लोज कर देते हैं। अब हम सारी चीज़ें यहाँ पे ही देखेंगे क्योंकि हमारा मेन कंसर्न एज्योर डेवॉप्स है, हमारा मेन टॉपिक जिसको हम डिस्कस करेंगे वो एज्योर डेवॉप्स है। तो रेपोज में आपको अब जो भी कमिट्स हुए हैं अगर आप देखना चाहते हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। कुछ मैंने कोड पुश किया है, तो ये पुश का ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, सारी ब्रांचेस। पुल रिक्वेस्ट, अभी कोई पुल रिक्वेस्ट नहीं है, अगर आप क्रिएट करना चाहो तो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, बट ये आप नहीं करोगे, ये डेवलपमेंट टीम करेगी, तो इसको ज़्यादा नहीं देखते। बस आपको पुल रिक्वेस्ट का भी मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ एट लास्ट। पुल रिक्वेस्ट में क्या होता है, जैसे कोई सपोज मेरी एक ब्रांच थी, अब हम डेवलप से लेके बात करेंगे क्योंकि वो डेवलपमेंट ही रेस करेगी। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा देता हूँ, हमारी ब्रांच है डेवलप, ठीक है। अब कोई एक डेवलपर था, डेवलपर वन, उसने डेवलपर वन ने आपकी जो डेवलपमेंट ब्रांच है उससे कोड पुल ले लिया, गिट पुल ले लिया, उसने अपना कोड ले लिया, उसने अपना काम शुरू करा। काम शुरू करने से पहले डेवलपमेंट वन वाला जो है खुद की एक ब्रांच क्रिएट करेगा जिसने उसका नाम दिया माय फर्स्ट ब्रांच, माय फर्स्ट ब्रांच। तो ये जब वो ब्रांच क्रिएट करता है माय फर्स्ट ब्रांच, उसके अंदर फिर वो क्या करेगा, गिट पुल लेगा। गिट पुल लेगा कहाँ से, डेवलपमेंट ब्रांच का। तो जब वो डेवलपमेंट ब्रांच का गिट पुल ले रहा है, इसने ये ब्रांच क्रिएट की डेवलप वन ने फर्स्ट ब्रांच, फिर ये गिट पुल लेगा डेवलपमेंट ब्रांच का। तो अब इसके पास लेटेस्ट जो भी कोड है डेवलपमेंट का वो सब आ चुका है इसकी ब्रांच में। इसने अपना काम किया, काम करने के बाद जब इसका काम पूरा कमिट हो गया, कम होने जाएगा, तो ये क्या करता है, कमिट करेगा। कमिट करने के बाद जब ये पुश करता है तो ये पुश ना करके क्या करेगा, पुल रिक्वेस्ट रेस करेगा। तो अब यहाँ पे ये पुल रिक्वेस्ट रेस करेगा। पुल रिक्वेस्ट में क्या होता है, जिसका जो सीनियर होगा डेवलपर का, सपोज डेवलप टेक्निकल जो भी लीड होगा, वो उसको चेक करेगा कि भाई इसके जो कोड है उस कोड में कोई गलती तो नहीं है, और वो कोड की गलती कुछ है या फिर कोड की गलती नहीं है, वो सारी चीज़ें देखेगा। अगर उसको उसका कोड सही लगेगा तो वो उसको अप्रूव कर देगा, और उसको वो कोड सही नहीं लगा तो उसको वो रिजेक्ट कर देगा। तो यही पुल रिक्वेस्ट का होता है कि पुल रिक्वेस्ट आप मैनुअली जाके आपका लीड चेक करता है, इफ़ इट इज़ फाइन कि उसका वर्क अप्रोप्रिएट है, कोड क्वालिटी सही है, टेस्ट केसेस लिखे हैं, तो वो उसको अप्रूव कर देगा। अगर वो चीज़ नहीं है तो उसको वो रिजेक्ट कर देगा। इससे हम जो बेकार कोड है वो अपनी ब्रांचेस में नहीं भेजते। तो ये पुल रिक्वेस्ट इसलिए यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको अब पता लगी गई। अब हम फोकस करेंगे मेनली इस पे ही, एज़्योर डेवऑप्स पे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हम पाइपलाइंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ से मेन जो डेवऑप्स का काम होता है CI/CD का, वो शुरू हो जाएगा। तो वो हम नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। थैंक यू।